खत पर सही आदाद समझने की कोशिश करेंगे। अददी खत पर सही आदाद को किस तरह से जाहिर किया जा सकता है। आप जानते हैं कि खत दोनों जानिब बेशुमार होता है और सही आदाद के बारे में हमने कल ही सीखा कि सही आदाद भी दोनों जानिब बेशुमार होते हैं। तो यहाँ पर खत मैंने बनाया है सही आदाद में, और खत में एक जैसी बात है वो ये कि सही आदाद भी दोनों जानिब बेशुमार होते हैं और ख़त भी दोनों जानिब बेशुमार होता है, इसलिए ख़त पर सही आदाद को जाहिर किया जा सकता है। देखिए ये ख़त बनाया हूँ मैंने, इस ख़त पर बीचों बीच जो नुक्ता लिया है वहाँ पर मैंने सिफर को लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? सिफर, ज़ीरो। ये जो सिफर है ये मबदा है। क्या है ये? मबदा है, यानी सिफर यहाँ से दाएं जानिब भी कुछ आदाद जाते हैं और यहाँ से बाएं जानिब भी कुछ आदाद जाते हैं। सिफर बीचों बीच है, अददी खत पर बीचों बीच बैठा हुआ जो अदद है वो सही अदद सिफर है, इसे मबदा कहते हैं। अब सिफर से इकाई फासले पर मुस्बत 1, उसके बाद मुस्बत 2, फिर मुस्बत 3, मसावी फासलों पर जो है इस अददी खत पर मुस्बत आदाद दिखाए गए हैं। मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5, मुस्बत 6, मुस्बत 7, बेशुमार। ये तीर के निशान का मतलब है ये अददी खत यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये अददी खत अभी आगे जाने वाला है, लिहाजा सही आदाद भी अभी ख़त्म नहीं हुए, ये सही आदाद भी बेशुमार हैं, लामहदूद हैं। उसी तरह सिफर के बाएं जानिब -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से बेशुमार आदाद हम अददी खत पर दिखा सकते हैं। तीर के निशान का मतलब है कि ये अददी खत यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये अददी खत अभी आगे बेशुमार फासले तक जाने वाला है। दरमियान में ज़ीरो है, इसे मबदा कहते हैं, और ज़ीरो के बाएं जानिब तमाम मनफी सही आदाद है, इन्हें मनफी सही आदाद कहते हैं, और ज़ीरो के दाएं जानिब तमाम आदाद ये मुस्बत आदाद है, लिहाजा इन्हें मुस्बत सही आदाद कहते हैं। इस तरह से अददी खत पर सही आदाद को दिखाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदाद। सही आदाद को समझने से पहले हमने तबई आदाद को समझा। तबई आदाद 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेशुमार। उसके बाद हमने मुकम्मल आदाद को समझा। तबई आदाद में सिफर शामिल कर दिए तो वो मुकम्मल आदाद हो गए। उसके बाद फिर हमने सही आदाद को समझा। मुकम्मल आदाद में तमाम मनफी आदाद शामिल कर दिए तो वो हो जाते हैं सही आदाद। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो तबई आदाद होते हैं वो तमाम तबई आदाद सिर्फ तबई आदाद नहीं होते, बल्कि वो मुकम्मल आदाद भी होते हैं। देखिए यहाँ पर एक शक्ल के ज़रिए से समझाया गया है कि ये जो सबसे छोटा दायरा है, ये जो सबसे छोटा दायरा है, यहाँ पर इसमें तबई आदाद है, इसमें मौजूद तमाम आदाद तबई आदाद हैं। तबई आदाद, इनके अलावा कोई अदद तबई अदद नहीं है। ये सिफर इस दायरे के बाहर है, मतलब ये सिफर तबई अदद नहीं है, ये सिफर तबई अदद नहीं है। तबई आदाद सिर्फ इस दायरे के अंदर जो है बस उतने ही तबई आदाद हैं, और ये तमाम तबई आदाद मुकम्मल आदाद भी है, क्योंकि तबई आदाद में अगर सिफर शामिल कर दिया जाए तो मुकम्मल आदाद हो जाते हैं। तो ये जो दूसरा दायरा बना हुआ है, ये दूसरा बैज़वी बनी हुई है, ये मुकम्मल आदाद को ज़ाहिर करती हैं। इस बड़े दूसरे नंबर के दायरे में जो जितने भी आदाद है ये सब मुकम्मल आदाद है, मतलब सिफर भी मुकम्मल आदाद है और तमाम तबई आदाद भी मुकम्मल आदाद है। इसके बाहर के जो आदाद है वो मुकम्मल आदाद नहीं है, अंदर के तमाम आदाद मुकम्मल आदाद है। तीसरा जो बड़ा दायरा बना हुआ है ये सही आदाद का दायरा बना हुआ है,
मतलब ये कि ये बड़े दायरे के अंदर जितने भी आदाद है ये सब सही आदाद है। मतलब तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, ये सब के सब सही आदाद भी होते हैं। फिर सही आदाद में मजीद कौन से आदाद होते हैं? मनफी आदाद। यानी मुकम्मल आदाद में अगर मनफी आदाद शामिल कर दें, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, इस तरह से बेशुमार, तो ये हो जाते हैं सही आदाद। तो तमाम तबई आदाद मुकम्मल आदाद होते हैं, तमाम मुकम्मल आदाद सही आदाद भी होते हैं। लेकिन तमाम सही आदाद मुकम्मल आदाद नहीं हो सकते, क्योंकि सही आदाद में मनफी आदाद भी शामिल है और मनफी आदाद मुकम्मल आदाद नहीं होते। उसी तरह तमाम मुकम्मल आदाद सही आदाद होते हैं, लेकिन तमाम मुकम्मल आदाद तबई आदाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मुकम्मल आदाद में तो सिफर भी शामिल है और सिफर तबई आदाद नहीं है। और तमाम तबई आदाद मुकम्मल आदाद भी होते हैं और सही आदाद भी होते हैं। ठीक इसी तरह से इस मिसाल को मजीद समझिए। आपके गांव का नाम मलकापुर पांगरा है। मलकापुर पांगरा किस तालुके में शामिल है? सिंदखेड़ राजा में शामिल है। और सिंदखेड़ राजा तालुका किस जिले में शामिल है? बुल्ढाना जिले में शामिल है। और बुल्ढाना जिला किस रियासत में शामिल है? महाराष्ट्र रियासत में शामिल है। शाबाश। तो मलकापुर पांगरा के तमाम शहरी, मलकापुर पांगरा के रहने वाले तमाम लोग ये बुल्ढाने जिले में भी शामिल है, सिंदखेड़ राजा तालुके में भी शामिल है और रियासत महाराष्ट्र में के रहने वाले लोगों में भी वो शामिल है। लेकिन तमाम बुल्ढाना जिले के रहने वाले तमाम लोग मलकापुर पांगरा में शामिल है क्या? नहीं। बुल्ढाने जिले में तो देवलगांव राजा तालुका भी है, वहां के भी कुछ लोग हैं, उसके अलावा कई तालुके हैं। तो बुल्ढाने जिले के तमाम लोग सिंदखेड़ राजा तालुके में शामिल नहीं है, लेकिन सिंदखेड़ राजा तालुके के तमाम लोग बुल्ढाना जिले में शामिल है। इसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि तमाम तबई आदाद मुकम्मल आदाद है, तमाम मुकम्मल आदाद सही आदाद है, लेकिन तमाम सही आदाद मुकम्मल आदाद नहीं है, तमाम मुकम्मल आदाद तबई आदाद नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदाद। सही आदाद इस सबक में मश्की सेट नंबर 4, इसे आज हम हल करेंगे। पहला सवाल है ज़ैल के आदाद की मनफी आदाद और मुस्बत आदाद में जमात बंदी कीजिए। मतलब यहाँ पर नीचे कुछ आदाद दिए गए हैं, इन आदाद में आपको मुस्बत आदाद पहचान कर अलग करना है और मनफी आदाद पहचान कर अलग करना है। आप जानते हैं मनफी आदाद यानी जिन आदाद को मनफी की अलामत लगी हो वो मनफी आदाद कहलाते हैं। आप उन्हें मनफी आदाद के खाने में लिखेंगे और जिन आदाद को जमा की अलामत लगी है, मुस्बत की अलामत लगी है, वो सब मुस्बत आदाद है, उन्हें आप मुस्बत के खाने में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ आदाद ऐसे हैं जिनको कोई अलामत नहीं है, जैसे ये 7। यहाँ पर 7 को ना मुस्बत की अलामत है ना मनफी की अलामत है, तब ये 7 मुस्बत है या मनफी? मुस्बत। शाबाश। ये 7 मुस्बत है। जब किसी अदद की अलामत ना लगी हो तो समझ जाना चाहिए कि वो अदद मुस्बत अदद है। आप चाहे तो मुस्बत आदाद को अलामत लगा भी सकते और आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते। अगर किसी अदद को अलामत ना भी हो तब भी उस अदद की अलामत मुस्बत होती है। तो यहाँ पर जो बिना अलामत के जितनी भी आदाद है वो सब मुस्बत आदाद है। हाँ, सिफर को कोई अलामत नहीं होती, न मुस्बत न मनफी, ये बात आप याद रखें। सिफर के अलावा अगर कोई अदद है और अगर उसकी अलामत दी गई न हो तो समझ जाना चाहिए कि वो मुस्बत अदद है और उसकी अलामत मुस्बत है। पहला अदद कौन सा है? पढ़िए इसको। मनफी 5। कौन से खाने में लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। शाबाश। मनफी 5 कॉमा। मनफी 5 के बाद
मुस्बत 4 किधर लिखेंगे? मुस्बत आदाद के खाने में लिखेंगे मुस्बत 4 कॉमा, उसके बाद मनफी 2 मनफी अदद है, उसके बाद 7 मुस्बत है, उसके बाद मुस्बत 26 मुस्बत के खाने में लिखेंगे, उसके बाद मनफी 49 के खाने में लिखेंगे, उसके बाद मनफी 37 कॉमा लगाकर मनफी 37, उसके बाद 19 अलामत नहीं है लेकिन कौन सा है फिर देखिए मुस्बत, शाबाश 19 है ना। उसके बाद मनफी 25 इधर, मनफी 25 जो है मनफी अदद है, उसके बाद मुस्बत 8 इधर लिखेंगे, शाबाश। उसके बाद मुस्बत 5 ये 5 या मुस्बत 5 इस तरह से लिखेंगे, मनफी 4 इधर लिखेंगे, उसके बाद मनफी 12 भी इधर आएगा और उसके बाद 27। दूसरा सवाल है, झैल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए हैं, अलामतों का इस्तेमाल करके उन्हें लिखिए। यहाँ पर एक जदवल में ये जो ऊपर की कतार है यहाँ पर मुकामात के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ मुकाम लिखा है शिमला, लेह, दिल्ली और नागपुर, 4 मुकामात के नाम है। और दूसरी कतार में दर्जे हरारत दिया गया है। शिमला का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे 7 दर्जे सेल्सियस है, लेह का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे 12 दर्जे सेल्सियस है, दिल्ली का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस के ऊपर 22 दर्जे सेल्सियस है और नागपुर का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस के ऊपर 31 दर्जे सेल्सियस है। यहाँ पर चारों मुकामात के दर्जे हरारत दिए गए हैं। आपको इन शहरों के दर्जे हरारत अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। आप जानते हैं कि दर्जे हरारत अगर 0 से ऊपर हो तो वो मुस्बत होता है और दर्जे हरारत अगर 0 से नीचे हो तो वो मनफी होता है। तो मुस्बत और मनफी की अलामत का इस्तेमाल करके दर्जे हरारत लिखा जाता है। सबसे पहले हम शिमला का दर्जे हरारत देखेंगे। शिमला का दर्जे हरारत कितना है? 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे, यानी 0 से भी कम, 0 से कम, 0 के नीचे यानी 0 से कम यानी मनफी। 0 से कम कौन होता है? मनफी होता है। तो लेकिन कितना कम? 7 दर्जे सेल्सियस। इसका मतलब शिमला का दर्जा हरारत मनफी 7 दर्जे सेल्सियस है। ये सी जो है दर्जा हरारत की इकाई है, पैमाइश की इकाई सेल्सियस, सी यानी सेल्सियस। तो 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे 7 दर्जे सेल्सियस का मतलब है शिमला का दर्जा हरारत मनफी 7 दर्जे सेल्सियस है। इसी तरह आप लेह का दर्जा हरारत भी लिख सकते हैं, 0 दर्जे सेल्सियस के नीचे 12 दर्जे सेल्सियस लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का दर्जा हरारत देखिए 0 दर्जे सेल्सियस के ऊपर, 0 के ऊपर यानी 0 से ज्यादा रहेगा, फिर वो मनफी रहेगा कि मुस्बत रहेगा? मुस्बत रहेगा। मतलब दिल्ली का दर्जा हरारत 0 दर्जे सेल्सियस के ऊपर 22 दर्जे सेल्सियस है, मतलब वो मुस्बत 22 दर्जे सेल्सियस है। इसी तरह आप नागपुर का दर्जा हरारत खुद से लिखेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल है, झैल की मिसालों में आदात को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर इस सवाल में 4 बयानात दिए गए हैं। इन चारों बयानात को आपको अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। जैसे पहला बयान यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आबदोज। एक आबदोज के मानी होते हैं ऐसी कश्ती जो पानी के अंदर भी चल सकती है, पानी के नीचे भी जो चल सकती है, ऐसी कश्ती को क्या कहते हैं? आबदोज। पानी के अंदर जो चल सकती है। तो एक आबदोज सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। समंदर की सतह के ऊपर जो ऊंचाई होती है उसे मुस्बत अलामत से जाहिर किया जाता है, और सतह समंदर से जो गहराई होती है, समंदर की गहराई, तो उसे मनफी आदात से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर कश्ती सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में, सतह समंदर से नीचे है, मतलब मुस्बत में आएगी कि मनफी में आएगी? मनफी में आएगी। लिहाजा हमारा जवाब होगा कि वो मनफी 512 मीटर, ठीक है।
उसी तरह दूसरा सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। मतलब सतह समंदर के जो पानी की सतह है उससे ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट की चोटी। कितने मीटर ऊंची है वो? 8,848। सतह समंदर से ऊपर है, मतलब मुस्बत में या मनफी में? तो हमें इसे मुस्बत की अलामत देकर लिखना पड़ेगा, 8,848 मीटर। इसी तरह तीसरा सवाल है, जमीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। अब पतंग सतह समंदर से ऊंचाई पर उड़ेगा कि समंदर के अंदर जाकर उड़ेगा? ऊंचाई पर उड़ेगा। तो मुस्बत में आएगा कि मनफी में आएगा? मुस्बत में आएगा, लिहाजा मुस्बत 120 जवाब होगा। उसी तरह जमींदोज रास्ता यानी जमीन के नीचे से बना हुआ रास्ता, सुरंग बनाकर बनाया हुआ रास्ता। जमींदोज रास्ता जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है। अब जमीन के जब नीचे है तो उसे -2 मीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है।